तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे और आज भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लिफ्ट ऑफ मास 500 kg इज डिसेंडिंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। Its supporting cable begins to slip, thus allowing it to fall with a constant acceleration of 2 meter per second square. Find the kinetic energy of the lift at the end of fall through a distance of 6 meter। कह रहा है एक लिफ्ट है जो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नीचे आ रही है। क्या हो रहा है, लिफ्ट का जो केबल है ना वो स्लिप कर जा रही है। लिफ्ट तो आ रही है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, उसके बाद लिफ्ट का केबल सडनली स्लिप कर जा रही है और उसके बाद लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। स्लिप करने के बाद लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे आ रही है। ठीक है, तो कह रहे बताइए 6 मीटर चलने के बाद उस लिफ्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। पहले तो लिफ्ट आ रही थी, देखो क्वेश्चन क्लियर समझ लो, पहले तो लिफ्ट आ रही थी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, उसके बाद लिफ्ट का केबल स्लिप कर गया तो लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट करने लगी और नीचे आने लगी। कर बताइए उस लिफ्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एट द एंड ऑफ 6 मीटर। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। तो हम देखेंगे कि 6 मीटर तक चलने के बाद 6 मीटर तक चलने के बाद उस लिफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये रहा, समझ लो लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट आ रही है, ठीक है, लिफ्ट आ रही है, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लिफ्ट आ रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लिफ्ट आ रही है। यहाँ पर सडनली क्या गया, लिफ्ट केवल स्लिप करने लगा, तो यहाँ के बाद लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे आने लगी। कहाँ से, इस यहाँ से लिफ्ट का केबल स्लिप कर गई। यहाँ तक तो 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आ ही रहा था, लेकिन इसके बाद लिफ्ट का केबल स्लिप कर गई, तो इसके बाद लिफ्ट नीचे आने लगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे आने लगी। ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ध्यान देना। तो मान लो यहाँ तक 6 मीटर तक आई, ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए 6 मीटर तक एंड द एंड ऑफ 6 मीटर लिफ्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो मुझे यहाँ पर तो वेलोसिटी पता है भाई 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी लिफ्ट की, क्योंकि इसके बाद एक्सेलरेट कर रही है ना, 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जो हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्टेंस। तो v तो मुझे फाइंड ही करनी है, तो v स्क्वायर छोड़ देते हैं। मुझे देखना है कि भाई इस एट द एंड ऑफ 6 मीटर लिफ्ट का वेलोसिटी क्या होगा। ये तो यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर लिफ्ट का वेलोसिटी है, यहाँ पर लिफ्ट की वेलोसिटी कितना हो जाएगी, क्योंकि लिफ्ट यहाँ के बाद एक्सेलरेट कर रही है ना, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, ये तो होगी नहीं। तो वही फाइंड करना है, v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ पर v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कितना है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 के स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू ए क्या है एक्सेलरेशन जो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 रख दो, एस इज द डिस्टेंस जो कितना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 6 मीटर, तो 6 मीटर ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस 24, ये कितना हो जाएगी, तो 28 मीटर पर सेकंड। अच्छा, v स्क्वायर की इतनी वैल्यू आई, कितना v स्क्वायर की इतनी वैल्यू आई, ध्यान देना, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी डायरेक्ट v स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमको डायरेक्ट v स्क्वायर की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। हमको कैसे पता भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आगे, तो चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो यदि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर। चलो हाफ को ऐसे लिख दो, m इज द मास ऑफ द बॉडी जो कितना है 500 kg, लिफ्ट का मास दे रखा है 500 kg, तो पुट कीजिए यहाँ पर 500 kg इंटू v स्क्वायर। देखो v स्क्वायर फाइंड किया ना हमने, बोले ना v स्क्वायर को इसी छोड़ दो क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। देखो v स्क्वायर, यहाँ भी v स्क्वायर है, यहाँ v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना है 28 मीटर पर सेकंड, तो v स्क्वायर की जगह पर लिख दो 28। अब इसका स्क्वायर मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि v स्क्वायर का ही वैल्यू है ना,
यहाँ भी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर क्यों करेंगे? ओके, ओ तो ठीक है, ये चल जाएगा 14 बार में, 14 5 जा 70, इस तरह से हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ यूनिट की बात करें तो जूल। कैसे पता चला जूल? क्योंकि देखो क्वेश्चन में जितनी वैल्यू दी हुई है ना उस सभी का यूनिट एसआई में है। मास का यूनिट एसआई में केजी, उसके बाद स्पीड का यूनिट एसआई में मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट एसआई में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट एसआई में, काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट एसआई में, जो क्या होगा? जूल होगा। अच्छा ठीक है, इसका आगे करो तो ये हो जाएगा 7 के जूल। ठीक है, तो आप बोलो 7 इंटू 10⁻³ जूल या फिर 7 किलो जूल। के जूल मतलब किलो जूल, ठीक है ना। 1 किलो जूल, 1 के बराबर कितना होता है? 10⁻³ ना। तो ऊपर वाला है 7 इंटू 10⁻³ जूल और नीचे वाला है 7 किलो जूल, जिसको हम बोलते हैं 7 के जूल। तो यही आपका आंसर है 7 के जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0.4 kg mass takes 8 seconds to reach the ground when it dropped from a certain height p above the surface of earth. Find the loss of potential energy in the last second of fall. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है गिवन g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो क्वेश्चन है ना ये है जेई 2023 का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 0.4 kg का मास है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई 0.4 kg का मास है और ये है पॉइंट P, ठीक है। इस बॉडी को जब यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है ना तो ये ग्राउंड तक आने में 8 सेकेंड का समय ले रही है। कितना सेकेंड का समय ले रही है? 8 सेकेंड का समय ले रही है, ठीक है। तो कर रहा है, बताइए लास्ट सेकेंड में इस बॉडी ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया। लास्ट सेकेंड में इस बॉडी का लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकलना है। अच्छा, लास्ट सेकेंड मतलब देखो, लास्ट सेकेंड का मतलब होता है 8 सेकेंड का मतलब होता है 7 to 8 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से 5th सेकेंड का मतलब होता है 4 to 5 सेकेंड। इस तरह से अगर मान लो तुम अगर 10th सेकेंड की बात करो तो क्या हो जाएगा 9 to 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये हुआ है 8 सेकेंड का मतलब हुआ 7 to 8 सेकेंड। लास्ट 1 सेकेंड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकेंड, ठीक है ना। लास्ट 1 सेकेंड मतलब इस क्वेश्चन में, अच्छा, पार्टिकल पॉइंट P से ग्राउंड तक आने में 8 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए लास्ट 1 सेकेंड मतलब 8 सेकेंड। इस क्वेश्चन के अनुसार लास्ट 1 सेकेंड मतलब 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड मतलब होता है 7 to 8 सेकेंड। 7 to 8 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड का मतलब यही हुआ ना, 7 to 8 सेकेंड, और इसको हम बोलते हैं 8 सेकेंड। 8 सेकेंड का मतलब होता है 7 to 8 सेकेंड, ओके। 5th सेकेंड मतलब 4 to 5 सेकेंड, उस तरह से 8 सेकेंड मतलब 7 to 8 सेकेंड, ओके। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो ये हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये फॉर्मूला हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, पॉइंट P पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि पॉइंट P पर पार्टिकल रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, प्लस a इज द एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेट इज g। एक के जगह पर g कर दोगे, जो क्वेश्चन में जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10/2 इंटू 2n-1। n के जगह पर क्या लिख लेंगे? 8 लिख देंगे, क्योंकि हमको 8 सेकेंड में डिस्टेंस चाहिए ना, तो n के जगह पर 8 लिख देंगे, -1। ये हो जाएगा 5 इंटू, अच्छा 5 इंटू ये हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा? 25। डिस्टेंस निकाले है ना, तो मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो आ चुकी, A टू O के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 75 मीटर। मतलब पार्टिकल लास्ट सेकंड में 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस निकल गई तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m मास है, तो मास की जगह पे लिख दो 0.4 kg, जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू h हमको लास्ट सेकंड में डिस्टेंस चाहिए, जो हमने कितना निकाला 25 मीटर, तो 25 कर दो, तो यहाँ से ये चला जाएगा ना, ये पॉइंट हटाओगे तो ये 10 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 7 4 मतलब 300 जूल। क्या निकालना है हमने, लॉस पोटेंशियल एनर्जी ना, यस 300 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगी 300 जूल, यही आपका आंसर होगा। तो पार्टिकल लास्ट सेकंड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा, तो 300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ वेक्टर F बराबर 60 I कैप प्लस 15 J कैप माइनस 3 K कैप न्यूटन एंड वेक्टर V बराबर 2 I कैप माइनस 4 J कैप प्लस 5 K कैप मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर। इसमें F दे रखा है और V दे रखा है और आपसे पावर पूछ रहा है। F मतलब फोर्स, V बराबर वेलोसिटी, तो पावर पूछ रहा है, फोर्स और वेलोसिटी दे करके पावर पूछ रहा है, तो हम जानते हैं पावर P बराबर होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर V। ये कहाँ से आ गया, तो ये आया अपने कंसेप्चुअल पार्ट से। जब हम ये कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ा रहे थे ना, मतलब पावर का कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, जब हम आपको पावर का कंसेप्ट सिखा रहे थे, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था क्या, P बराबर होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर V। तो अभी तो आप इसी फॉर्मूला को याद कर लीजिए और ये जानना है कि कैसे आया, तो फिर पावर वाला कंसेप्चुअल लेक्चर देखना पड़ेगा। तो जो लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, लास्ट कंसेप्चुअल लेक्चर था, तो P बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर V होता है। तो F की जगह पर क्या लिखेंगे 60 I कैप प्लस 15 J कैप माइनस 3 K कैप डॉट 2 I कैप माइनस 4 J कैप प्लस 5 K कैप। V के जगह पर ये लिख दिए, F के जगह पर ये, V के जगह पर ये लिख दिया। तो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, I कैप को I कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, J कैप को J कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड K कैप को K कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो डॉट प्रोडक्ट में से कहते हैं इन द वेक्टर चैप्टर। तो यदि किसी को वेक्टर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो जाइए प्लीज वो वेक्टर वाला चैप्टर देखिए, आपकी पूरी वेक्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप जाइए देखिए, पूरी वेक्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगी, गारंटी है मेरी, देखिए तो सही। तो चलिए, तो आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 60 आई कैप, ये 2 आई कैप, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1, प्लस जे कैप को जे कैप के साथ ये है प्लस 15 जे कैप, ये है माइनस 4 जे कैप, तो प्लस 15 जे कैप, अच्छा प्लस 15 इंटू माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा ना, माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जे कैप इंटू जे कैप 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, तो पहले तो साइन लिख दो माइनस, उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और के कैप इंटू के कैप 1। अच्छा किसी को प्रॉब्लम हो ना, तो आई कैप इंटू आई कैप 1 के होता है, जे कैप इंटू जे कैप 1 के होता है, के कैप इंटू के कैप 1 के होता है, और हमने आई कैप को आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों किया, आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, जे कैप को जे कैप के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों किया, जे कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये सब जानना हो ना, तो ये सब चीज़ें हैं वेक्टर चैप्टर की, तो आपको वहाँ सीखना पड़ेगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, एंड के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो वेक्टर चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन कीजिए, तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 120 माइनस 25, और ये हो जाएगा 45 वाट, कितना हो जाएगी 45 वाट, तो हमारी पावर कितनी निकल गई 45 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg टू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। तो कह रहा है एक इंजन है जो कितने पावर डेवलप कर सकता है, तो 10 किलोवाट का पावर डेवलप कर सकता है। ओके, वो क्या कर रहा है, एक 200 kg के बॉडी को लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है,
वो एक देश 200 केजी के बॉडी को उठा रहा है। ओके, मान लो यहाँ पर 200 केजी बॉडी है, मान लो ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसकी मास कितनी है, 200 केजी है। ओके, इस बॉडी को एक इंजन उठा रहा है और कहाँ तक उठा रहा है, तो 40 मीटर तक हाइट उठा रहा है। कहाँ तक उठा रहा है, 40 मीटर हाइट तक उठा रहा है। ठीक है, ग्राउंड से 40 मीटर हाइट तक उठा रहा है। ये बॉडी ग्राउंड पड़ी हुई है, ग्राउंड से 40 मीटर हाइट तक इस बॉडी को उठाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ए इंजन। 40 मीटर तक, कहाँ से, ग्राउंड से 40 मीटर तक उठाया जा रहा है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट पी है, तो ग्राउंड से पॉइंट पी तक इस बॉडी को उठाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एन इंजन। ओके, और इस इंजन, ये जो इंजन है वो 10 किलोवाट का पावर प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ग्राउंड से 40 मीटर तक ले जाने में इंजन को कितना समय लगेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लो। ये बॉडी है जो ग्राउंड पड़ी हुई है और इस बॉडी का मास है 200 केजी। ठीक है, 200 केजी है। इस बॉडी को एक मशीन से उठाया जा रहा है अप टू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। ओके, तो कह रहा है बताइए इस बॉडी को 40 मीटर हाइट तक उठाने में मशीन को कितना समय लगेगा, मतलब ग्राउंड से पॉइंट पी तक जाने में इस बॉडी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि पावर पी बराबर होता है W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर हमने पढ़ा था ना कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो पावर पी बराबर हो जाएगा W/T। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद तुम समझो, ये तो फॉर्मूला सबको याद होता है, P बराबर W/T। इसके बाद समझो, इसके बाद कहानी क्या है कि हमारे पास वर्क का तो कोई दिया नहीं है, वर्क का वैल्यू, भाई कितनी वर्क हुई, इंजन के द्वारा कितनी वर्क किया गया, ये तो दिया नहीं है। फिर कैसे निकालेंगे। एक बात मैं तुमको बार बार बता रहा हूं कि वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वर्क स्टोर्स इन ए बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे जैसे बॉडी ग्राउंड से ऊपर जाएगा ना, इस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे आप इस बॉडी को ग्राउंड से ऊपर ले जाएंगे, इस बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते चली जाती है। ठीक है ना, जैसे जैसे इस बॉडी को ग्राउंड से ऊपर ले जाएंगे, इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के इस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर होते चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज स्टोर्स इन एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पर वर्क के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो mgh लिख सकते हैं। अच्छा, mgh क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, जो इस बॉडी में स्टोर हो रही है। बॉडी को जैसे ही ग्राउंड से ऊपर उठाएंगे ना, तो इस बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। ठीक है, और हम जान रहे हैं कि वर्क इज स्टोर इन ए बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम वर्क के जगह पर क्या लिख सकते हैं, mgh लिख सकते हैं ना। ये मैंने आपको कंसेप्चुअल पार्ट में भी बताया था कि वर्क इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क W की जगह पर आप लिख सकते हैं mgh। अच्छा, mgh ही क्यों, mgh ही क्यों, क्योंकि इस 40 मीटर हाइट पर जो बॉडी का एनर्जी होगी ना, वो होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगी। इस 40 मीटर हाइट पर इस बॉडी के पास जो एनर्जी होगी वो होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, वही हमने लिख दिया, अपन में T लिख दीजिए बस। अब वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा, P तो दे रखा है, पावर का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 किलोवाट, तो रख दीजिए 10 बराबर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कितना दे रखा है 200 kg इंटू g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो क्वेश्चन में दे रखा है 10, लिख दीजिए 10 इंटू h इज द हाइट, वो भी दे रखा है क्या, यस 40 मीटर, अपॉन में t तो फाइंड ही करनी है। यहां से t बराबर हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, ये 10 नीचे चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, ये 10 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 टू 8, 8000 सेकेंड, कितना हो जाएगा 8000 सेकेंड। ये निकाल दिया ना हमने। देखो P का वैल्यू रखा 10, क्वेश्चन में दे रखा है, मास 200 kg क्वेश्चन में दे रखा है, G भी 10 क्वेश्चन में दे रखा है, H इज द हाइट 40 दे रखा है, 40 अपॉन में T निकालना है, और इसको सॉल्व करोगे ना तो 8000 सेकेंड आएगी। और जैसे ही 8000 सेकेंड तुम्हारी आई और ऑप्शन में तूने टिक कर दिया, तो तुमको -1 मार्किंग मिलेंगे, माइनस मार्किंग मिलेंगी। क्यों, क्योंकि एक चीज गलत हो गई यहाँ पर। क्या गलत हुई है, तूने सारे कॉन्सेप्ट सही सीखा, फॉर्मूला भी तूने सही लगाया, कॉन्सेप्ट भी सही लगाया तूने,
बस न्यूमेरिकल वैल्यू रखने में तुमने एक जगह गलती करवा दी, हमने ही गलती करवा दी आपसे, जानबूझ के गलती कराया ताकि आपका माइंड स्ट्राइक करे यहाँ पर कि कहाँ बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, हड़बड़ी में खास तौर पर हड़बड़ी में ऐसी ऐसी गलतियां होती है। कौन सी गलतियां? ये जो पावर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 10 किलोवाट दिया हुआ है, 10 वाट नहीं दिया हुआ है। अंतर होता है 10 वाट और 10 किलोवाट में अंतर होता है भाई। 10 वाट और 10 किलोवाट का मतलब होता है 10 इंटू 10⁻³ वाट। तो अंतर होता है इन बिटवीन 10 वाट एंड 10 किलोवाट। ठीक है, तो आपसे सब कुछ आपको आता है, कॉन्सेप्ट भी आती है, फॉर्मूला भी आती है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक आपसे गलती करवा सकती है। तो क्वेश्चन में पावर दिया है 10 किलोवाट, हमने उसको 10 ही रख दिया, हड़बड़ी में 10 रख देते हैं हम एग्जाम में, और इसीलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो गई। तो यहाँ पर 10 किलोवाट है ना, और 10 किलोवाट का मतलब 10 इंटू 10⁻³ वाट, के का मतलब 1 का मतलब 10⁻³ होता है ना, तो 10 किलोवाट मतलब 10 इंटू 10⁻³ वाट। तो यहाँ पर हम पावर का वैल्यू क्या लगे? 10 किलोवाट लगे। 10 किलोवाट मतलब 10 इंटू 10⁻³ वाट। ठीक है, अच्छा हम 10 किलोवाट ही क्यों नहीं रख दिए? क्योंकि देखो मास का यूनिट दे रखा है एसआई में 200 kg, कहाँ है 200 kg, जहाँ भी है यहाँ है। ठीक है, जी का भी यूनिट दे रखा है एसआई में, ये है, और एच का भी यूनिट दे रखा है एसआई में। तो इस पावर का भी यूनिट तो हमको एसआई में रखना पड़ेगा ना। हमने बताया था ना कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे यूनिट को एक सिस्टम में रखेंगे। तो जब सारे वैल्यू एसआई में है, एम का वैल्यू, जी का वैल्यू, एच का वैल्यू एसआई में है, तो पी का वैल्यू भी एसआई में होना चाहिए ना। और पी का एसआई यूनिट किलोवाट थोड़ा ही होता है, वाट होता है ना, वाट होता है ना, तो वाट में लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 10 इंटू 10⁻³ वाट। अब यहां से टी बराबर लिखेंगे 200 इंटू 10 इंटू 40 अपॉन में, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 पर 4 को जीरो ना, 1 2 3 4, आंख बंद करके 4 को जीरो रख दीजिए, 3 को ये और एक ये 4 को, बस काटते चले जाइए, विराम की तरह शून्य को काटते चले जाइए। कट गया। आप विराम की तरह शून्य को काटेंगे ना तो आपकी आंसर एकदम पूरी की रहम की तरह आ जाएगी, और कितना हो जाएगी 8 सेकेंड। आपकी आंसर कितनी आ गई? 8 सेकेंड। तो देखिए भाई, कभी कभी कॉन्सेप्ट भी मालूम होता है, फॉर्मूला भी पता होता है, उसको भी पता है ये कॉन्सेप्ट तुमको पता है, उसको भी पता है ये फॉर्मूला तुमको आती है। तुमको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, यस इजी क्वेश्चन नहीं है, बट टेक्निकली तुमसे वो मिस्टेक करवा लेगा। कहाँ पर? यहाँ पर मिस्टेक करवा सकता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के गलत वैल्यू रखा वहां पर, ताकि तुम्हारी माइंड स्ट्राइक करे कहाँ पर गलती हो जाती है। सब कुछ आते हुए भी कहाँ पर गलती हो जाती है। उसके बाद बच्चे बार बार रीचेक करते हैं, पकड़ में नहीं आती ये चीजें, क्योंकि ध्यान ही नहीं है वहां पर। तो छोटी छोटी बातें छोटी लगती है, लेकिन बड़ी बड़ी गलती करवा लगती है ये। तो जब आप स्टडी करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, यूनिट का खास ध्यान रखेंगे। सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम सिस्टम होना चाहिए, और इस सभी चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन का तो कोई अंत है नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, और हम पिछले हमको लगता है 2-3 लेक्चर से क्वेश्चन कर रहे हैं। कंसेप्चुअल पार्ट में भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, क्वेश्चन की कमी नहीं है। तो अब बाकी का क्वेश्चन स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का उत्तर दूंगा। तो पढ़ना आपको है, क्योंकि एग्जाम आपको ही देनी है, ना आपका टीचर जाएगा, ना आपको पेरेंट्स जाएंगे, आप ही को जाना पड़ेगा। तो पढ़ना भी आप ही को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे ना, यस, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन रहता तो सोच लेते, लेकिन पढ़ाई के फील्ड में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यदि आपको सपने सच करने हैं ना, तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये टाइम ऐसा है ना तुम्हारी एज का, कि तुम्हारी दिमाग 100 जगह भागती है, कभी इधर कभी उधर, और गलत जगह पर ही भागती है, गलत जगह पर ही भागती है। सही जगह पर तो आती नहीं जल्दी। तो सही जगह पर ला करके आनी है, सही जगह पर ला करके आनी है। किसी दिन मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा, उसमें तुम्हारी थिंकिंग के बारे में पता चल गई कि दिमाग किस तरह से गलत गलत फील्ड में भागता है, और कैसे उसको कंट्रोल करना है,
किसी दिन कहानी सुनाऊंगा, आज तो नहीं सुना पाऊंगा लेकिन किसी दिन सुनाऊंगा वो कहानी आपको। ओके, तो दिमाग भगता है, आपकी मन भगता है, 100 जगह भागेगा, लेकिन कंट्रोल करके रखना है। डर सबको लगती है, लेकिन डर पर पकड़ बहुत कम हो लोग ही रखते हैं। डर सबको लगती है, डर के आगे जीत है, वो सब तो मुझे नहीं पता डर के आगे जीत है, लेकिन डर सबको लगती है। लेकिन डर से सब कोई नहीं डर जाता है। डर है उस पर डोमिनेंट है हम, डर हमारे ऊपर डोमिनेंट नहीं है। डर के आगे जीत है, ये सब सुन रहे होगे तो मुझे नहीं पता डर के आगे जीत है क्या, मुझे पता है डर सबको लगती है, सबको लगती है डर। ये कोई कहे कि मुझे डर नहीं लगती तो गलत बोल रहे हैं, डर सबको लगती है। कोई डर से डरता नहीं है, बस इसी लगता है उसको डर नहीं लगती है। और कोई है कि डर से डर जाता है, तो तुम हो डर से डर जाते हो, डर से डर जाते हो ना, तो डरना नहीं है। नहीं डरते सर, नहीं डरते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डरते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डर सबको लगती है, डर के आगे जीत है क्या है वो सब मुझे नहीं पता, डर सबको लगती है, लेकिन डर से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जीत तो तुम्हारी वही होगी भाई जब तुम डर से डरे नहीं, जीत तो तुम्हारी वही होगी जब डर से डरे नहीं। तो डर से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, पढ़ाई पूरी करनी है, प्रैक्टिस पूरी करनी है। आप और भी क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।